बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 26 वेव्स एंड ऑर्डिनेशन बीएस फिज़िक्स मॉर्निंग। और आज जो है हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। कल हमने जो है वो रिफ्लेक्शन, रेयरफ्रैक्शन और ये चीज़ें जो है उनको स्टडी किया था। तो आज हमने जो है इसके अंदर वो नेक्स्ट इसी से लाइट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो स्टडी करना है। और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक हाइजन प्रिंसिपल भी हमने जो है वो कल पढ़ लिया था। तो आज हमने जो है वो स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या होता है और स्नेल्स लॉ को हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ को आज हमने स्टडी करना है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ जो है ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे पास रिफ्रैक्शन से। ठीक है कि अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है या टुवर्ड्स द नॉर्मल जो है वो बेंड करती है। तो बेसिकली ये रिलेटेड है किससे? ऑप्टिकल डेंसिटी से। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? आप देखें कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है बेसिकली ये रिलेटेड है मीडियम से, कि आपका मीडियम जो है वो कितना डेंस है या आपका मीडियम जो है वो कितना रेयर है। ऑप्टिकल डेंसिटी का डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना डेंस है, कितना गाढ़ा है और या कितना पतला है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। तो ये एक्चुअली जो है हमारे पास, अब आप देखें कि इसको प्रूव करने के लिए बेसिकली जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है ये क्या है? ये एक्चुअली प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, बेसिकली स्नेल्स लॉ क्या है? स्नेल्स लॉ इज द प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये उसका प्रूव है। तो सपोज करें कि हमारे पास जो है वो एक मीडियम है। ठीक है, इसके अब फिगर बनानी पड़ेगी इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो सपोज करें कि हमारे पास दो मीडियम है। ठीक है, अच्छा इसकी पहले मैं आपको जो है ना वो स्टेटमेंट जो है वो राइट डाउन कर देता हूँ। देखिए इसकी स्टेटमेंट जो है होती है n1 sin θ1 n2 sin θ2। ये क्या है? ये है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है और इस फॉर्म को हमने जो है वो प्रूव करना है। तो अब आप देखें कि हमारे पास सपोज करें कि ये एक मीडियम है ऐसा, और इस मीडियम के अंदर ये एक नॉर्मल है, यहाँ से एक रे वन, ये रे वन आती है। ठीक है, इसका कुछ पोर्शन इस तरफ बी की तरफ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है इसका इस तरह जाता है डी की तरफ। हमने ये नाम दे दिए कोई पॉइंट्स, और यहाँ पर ये कोई पॉइंट सी है
और ये कोई पॉइंट डी है तो सी को हम डी के साथ इसको ज़रा अच्छा करके बनाते हैं। तो आप देखें कि इसको हम ये हमारे पास सी और ये हमारे पास डी, तो इसको हम इसके साथ मिला देते हैं, डी और बी को मिला लेते हैं। अब सी जो है इससे भी एक लाइन जो है वो हमारे पास जा रही है, देखेंगे ये सी से भी एक लाइन जो है ये हमारे पास जा रही है। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास θ1 बन रहा है और ये एंगल हमारे पास θ1 प्राइम जो है बन रहा है। ये कोई पॉइंट ए है हमारे पास, यहाँ से ये एंगल गैमा प्राइम बन रहा है और यहाँ से ये एंगल कोई गैमा हमारे पास जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये फिगर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमने इस फिगर के मुताबिक इसको जो है वो प्रूव करके देखना है। तो अकॉर्डिंग टू जो है हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू ये रे 1 थी इंसिडेंट रे, तो हमारे पास जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसके मुताबिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि θ1 जो है वो θ1 प्राइम के बराबर होगा। एक ही प्लेन के अंदर जो है उनका सेम जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो होगा। ठीक है, ये अब एक रे आई है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, इस तरफ गई है, एक कंपोनेंट इसका है, एक यहाँ से इस बाउंड्री से रे रिफ्लेक्ट होके जो इस तरफ गई है, ये गैमा एंगल बना रही है, ये जो डी की तरफ जा रही है ये गैमा प्राइम जा रही है और ये रिफ्लेक्टेड ये रेज जो है ये θ और θ1 प्राइम एंगल्स जो हैं वो बना रही है। अच्छा, अब मैं इस फिगर को दोबारा जो है वो रीड्रा जो है वो करना चाहूँगा इसके प्रूफ के लिए। तो हम इसको दोबारा रीड्रा करते हैं। आप देखें कि ये मेरे पास मीडियम है N2 और इधर है N1 मीडियम, ये हमारे पास नॉर्मल है। तो यहाँ से हमारे पास एक रे जो है वो आती है जिसको हम रे 1 का नाम देते हैं। ये पॉइंट ए हमारे पास और इधर से ए रिफ्रैक्ट होती है इस तरफ और यहाँ से कोई एंगल θ2 बनाती है, इधर कोई एंगल θ1 है। इसका एक पोर्शन ये जाता है बी की तरफ, ठीक है, और बी की तरफ जो ये जा रहा है तो ये हमारे पास एंगल यहाँ पर इसका बन रहा है θ1 प्राइम और इधर जो एंगल है इस जगह पर जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो कितना है, वो θ1 के बराबर है जो कि गैमा प्राइम के बराबर है। अब हमारे पास यहाँ पर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पर ये पॉइंट सी है, ठीक है, ये पॉइंट सी है और इस पॉइंट सी से भी एक रे जो है वो निकल रही है। ये अभी मैं इसको फिलहाल मिटाता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ इसे। एक इस पॉइंट से भी रे जो है वो निकल रही है, ठीक है। तो गैमा प्राइम θ1 के बराबर है जो कि बी तक जो है वो हमारे पास जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ से ये एक पॉइंट है, इधर से भी एक रे इस जगह तक जो है वो जा रही है, ठीक है।
तो ये हमारे पास यहाँ पर मीडियम n1 है, यहाँ पर हमारे पास मीडियम n2 है, ये एंगल ऑफ रेयरफ्रैक्शन है, ठीक है। θ2 एंगल ऑफ रेयरफ्रैक्शन जो है ये हमारे पास बन रहा है। θ1 जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, θ1 प्राइम जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। गैमा और गैमा जो भी हैं ये भी दो एंगल्स हैं हमारे पास, ये एक एंगल गैमा हमारे पास। तो अब आप देखें कि जो एंगल्स हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी, एक एंगल ये और एक एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, इसको इस पॉइंट को डी का नाम आप दे दें। तो एंगल्स ए बी सी और ए डी सी, ये दो एंगल्स जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। अब इस फिगर को आप देख लें एक दफ़ा, फिर देख लें कि ये इंसिडेंट रे है जो θ1 एंगल बना रही है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है θ1 प्राइम पर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक इसका इस जगह से मीडियम से एंगल ये θ1 ही बन रहा है, ठीक है। और ये गैमा एंगल है इस रे का जो बी सी है, ठीक है। और ये एंगल्स हमारे पास क्या बन रहे हैं, ए बी सी और एंगल ए डी और सी, ये दो एंगल बन रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास ए डी जो है, ए डी दैट इज इक्वल टू बी सी। ए डी ये ए डी ये पॉइंट जो है इसको चले इधर लिख लें आप, ये पॉइंट ए, ये वो पॉइंट है जिस पर मिल रहे हैं ए डी, ये ए डी जो है ये बराबर है बी सी के, ठीक है। ये बी सी, ये ए डी इस बी सी के बराबर है, इनकी एक ही लेंथ है। तो कॉज ऑफ गैमा अगर इधर से देखूं मैं तो कॉज ऑफ गैमा एंगल जो है कोसाइन क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास यहाँ पर बेस कितनी है, ठीक है। बेस जो है हमारे पास वो ए सी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास बी सी है। तो ये कितना आ जाएगा, बी सी ओवर ए सी। कॉज ऑफ गैमा देखें बी सी ओवर ए सी, ये ए सी और ये बी सी के बराबर आ जाएगा। इसी तरह कॉज गैमा प्राइम, तो कॉज गैमा प्राइम आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये ए डी और ए सी, ये ए डी ओवर ए सी, ये ए सी और ये ए डी, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा कॉज गैमा प्राइम। अब गैमा और गैमा प्राइम कितने हैं, देखिए गैमा एंगल जो बन रहा है, ठीक है, ये 90 डिग्री माइनस θ1 के बराबर होगा और गैमा प्राइम 90 डिग्री माइनस θ1 प्राइम के बराबर होगा। अब आप देखें कि ये गैमा एंगल बन रहा है तो इधर से ये नॉर्मल के साथ एंगल ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये और ये 90 डिग्री, ये देखें ना इधर से ये एंगल 90, अब मैं इधर लाइन लगाऊंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, इधर ये 90 डिग्री, ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल जो है वो बन रहा है और ये हमारे पास गैमा है तो ये 90 डिग्री का है। तो हमारे पास गैमा और इधर इस तरफ देखें ये 90 डिग्री का है और इस तरफ ये θ1 प्राइम, ठीक है, ये बन रहा है एंगल। तो ये हमारे पास गैमा जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा है और गैमा प्राइम आप देखें कि ये वाला एंगल जो है ये गैमा प्राइम बन रहा है। अब गैमा प्राइम ये एंगल है और इधर से ये और यहाँ इधर से ये 90 डिग्री का एंगल जो है बन रहा है। तो गैमा प्राइम 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर जो है, यानी कि 90 में से देख रहे हैं नॉर्मल के लॉन्ग है ना, ये नॉर्मल है तो यहाँ से ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस 90 डिग्री में से ये वाला एंगल जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गैमा इज इक्वल टू गैमा प्राइम के बराबर
आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस θ1, 90 डिग्री माइनस θ1 प्राइम, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से 90 से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो θ1 जो है वो θ1 प्राइम के बराबर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो तो यहाँ पर हमने प्रूव करके दे दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे पास आ गया। अब आप आगे देखें कि हमारे पास जो मुसल्लस ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और ट्राइंगल जो है ABC, एक ट्राइंगल ABC है और दूसरी ट्राइंगल ADC है। देखें ABC और ADC, एक ये वाली ट्राइंगल और एक ये वाली ट्राइंगल। तो साइन θ1 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास परपेंडिकुलर θ1 के अंदर ये BC हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ये AC आ जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा साइन θ2, साइन θ2 जो है वो AD ओवर AC के बराबर होगा, AD और ये AC, ये साइन θ2 हमारे पास आ जाएगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है AD जो है वो बराबर हो जाएगा V1 डेल्टा T के, और साइन θ2 के अंदर जो हमारे पास है BC बराबर हो जाएगा V1 डेल्टा T के, और AD बराबर हो जाएगा V2 डेल्टा T के। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। AD क्या है, ठीक है, AD ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, और इसी तरह हमारे पास BC ये भी जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया है। तो BC हमारे पास V1 डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, और AD हमारे पास V2 डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो साइन ऑफ θ1 मेरे पास V1 डेल्टा T डिवाइडेड बाई AC, और साइन θ2 V2 डेल्टा T डिवाइडेड बाई AC के बराबर आ जाएगा। अब आप इसको कह लें कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, तो डिवाइड करें 1 को बाय 2, डिवाइड 1 बाय 2, 1 से 2 को जो है वो डिवाइड करें, तो साइन θ1 साइन θ2 इज इक्वल टू V1 डेल्टा T डिवाइड बाई AC मल्टीप्लाई बाई AC डिवाइड बाई V2 डेल्टा T। तो AC से कट गया, और साइन θ1 ओवर साइन θ2 हमारे पास V1 ओवर V2 के बराबर जो है वो आ गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम जो है वो दे दें। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 जो है वो आ जाएगी, साइन θ1 ओवर साइन θ2 V1 ओवर V2 के बराबर आ जाए। अब आप देखें कि हमारे पास जो n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए ये n1 है, ये n2 है। तो अब मैं ये फिगर मिटाने लगा हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही। तो हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको बताया था रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू वैक्यूम टू द रेशियो
ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू द मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c ओवर v के हमारे पास बराबर होता है। तो n1 c ओवर v1 और n2 c ओवर v2 के बराबर होता है। ये वैल्यूज़ जो हैं इनको आप यहाँ से निकाल लें कि v1 हमारे पास आ जाएगी c ओवर n1 और v2 हमारे पास आ जाएगी c ओवर n2। तो ये वैल्यूज़ जो हैं उठा के इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आप पुट करें तो साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, तो v1 की वैल्यू c ओवर n1 और v2 की वैल्यू c ओवर n2। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ थीटा 1 ओवर साइन ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू c ओवर n1 मल्टीप्लाई बाई n2 ओवर c। तो c से कट गया, तो साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2 इज इक्वल टू n2 ओवर n1, और इसको हम लिख सकते हैं n1 साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2। व्हाट इज दिस? दिस इज स्नेल्स लॉ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने स्नेल्स लॉ का प्रूफ जो है उसको देख लिया। तो स्नेल्स लॉ ये डिस्क्राइब करता है कि जब हमारे पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसके एंगल के अंदर जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है, और वो एंगल जो है वो साइन की फॉर्म में हमारे पास आता है। ठीक है, जब n1 और n2 यानी कि n1 से n2 में जाए या n2 से n1 में जाए तो जाहिर बात है कि रे जो है वो आपकी रे रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा। तो जब रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा तो उसमें जो वेव है वो कितना बैंड होगी, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो सेंस लॉ एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जो वेव जा रही होती है उसके बिहेवियर को एक्चुअली जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट की तरफ, मैथड्स टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट। चूँकि हम लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैथड्स टू मेजर स्पीड ऑफ लाइट। तो जो मैथड्स हैं डिफरेंट उनको हम यहाँ पर स्टडी करें, जिसमें एक रोमर्स मैथड है और एक फिजियो मैथड है। इसको हम यहाँ पर जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर है वो भी है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले हम देखते हैं रोमर्स मेथड को। ठीक है जी, 1675 में ये मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब सक्सेसफुल अटैम्प्ट की गई मेजर करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट को। और बेसिक कंसेप्ट इस मेथड का ये था कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर ये मेथड जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कि हमारे पास अगर एक मून है जुपिटर का एक मून है, तो इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द जुपिटर है वो ऑलमोस्ट 42.5 आवर के बराबर है, और जो रेवोल्यूशन पीरियड है जुपिटर का अराउंड द सन ये अबाउट कितना है हमारे पास, ये 1 ईयर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अर्थ मूव करती है 90 डिग्री के एंगल से अराउंड द सन, और जुपिटर रिवॉल्व करता है सन के अराउंड 1/12 90 डिग्री यानी कि 7.5 डिग्री के एंगल से। तो हमने ये कॉन्सेप्ट जो है इसको यूज़ करते हुए जो है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको कैलकुलेट जो है वो करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये मेथड जो है 1875 में
ठीक है। इन 1675 में दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये मेथड जो है इसको इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया। ये क्या था, ये एक फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट था। दिस वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट to measure speed of light, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने का पहला सबसे पहला अटेम्प्ट था। और ये कब किया गया, रूमर्स मेथड, ये 1675 में इसको परफॉर्म किया। इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या था, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। द बेसिक concept behind it is astronomical observation. फल्कियात की ऑब्जर्वेशन, एस्ट्रोनॉमी। तो जो हमारे पास वन ऑफ द मून है जुपिटर का, ठीक है, आईओ एक नाम है। आईओ इज वन ऑफ द मून ऑफ जुपिटर। आईओ जो है ये एक मून है किसका, जुपिटर का, ठीक है, वन ऑफ द मून, जुपिटर का एक मून है। तो आईओ जो है हैज़ ए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इसका जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है, अराउंड जुपिटर के अराउंड, जुपिटर के अराउंड जो है इसका जो रेवोल्यूशन है वो है ऑफ ऑलमोस्ट 42.5 आवर। यानी कि ये जो आईओ जो मून है जुपिटर का, ये जुपिटर के अराउंड 42.5 आवर के अंदर अपना एक चक्कर जो है उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जुपिटर है अराउंड द सन वो है तकरीबन 12 ईयर्स के बराबर, ठीक है। वो किसके बराबर है, वो ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो 12 ईयर्स के बराबर है। वन रेवोल्यूशन ऑफ जुपिटर अराउंड द सन इज अबाउट कितना, 12 ईयर्स। बहुत लंबा टाइम है, बहुत ही लंबा टाइम है, ठीक है। तो जो जुपिटर है वो सन के अबाउट, तो टाइम पीरियड of revolution of Jupiter around Sun is 12 years, 12 साल में वो एक चक्कर
कंप्लीट करता है। तो अर्थ जो है वो मूव करती है अराउंड 90 डिग्री थ्रू द सन। द अर्थ मूव्स थ्रू 90 डिग्री अराउंड थ्रू 90 डिग्री अराउंड द सन, 90 डिग्री से सन के। तो जुपिटर जो है रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। तो जुपिटर रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो जुपिटर जो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, ठीक है, वो 1/12 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 7.5 डिग्री, यानी कि 7.5 डिग्री के एंगल पर सन के अबाउट जो है वो रिवॉल्व करता है। अब हम इसको ज़रा समझते हैं फिगर के ज़रिए, ठीक है। मैं अब यहाँ पर एक फिगर जो है उसको बनाता हूँ, फिर इसको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये अब इंफॉर्मेशन ही है, इसमें ऐसा सच कोई कंसेप्ट तो है नहीं है कि इतने टाइम में वो चक्कर लगाता है, इतने टाइम में वो चक्कर लगाता है, ठीक है। सन लगाते हैं, सन के अर्थ लगाती है, ये जुपिटर के अर्थ जो आईओ है वो लगाता है, ठीक है। ये दिस इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेशन। तो आप देखें कि ये सन है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर एक ये E1 E2 और ये चक्कर लग रहा है, और हमारे पास यहाँ से यहाँ पर एक I1 और इस जगह पर एक I2। तो ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह का चक्कर जो है यहाँ से वो लगा रहा है। इसको एक मिनट ज़रा बैजवी सा बन गया, ये सर्कुलर है। तो आप देखें कि ये कुछ इस तरह का सर्कल जो है वो बन रहा है, और ये IO जो है वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस तरह की जा रही है। तो अब एक ऑब्जर्वर जो है वो यूज़ कर रहा है ऑर्बिटल मोशन ऑफ IO एज ए क्लॉक, ठीक है। एक ऑब्जर्वर जो IO की मोशन है उसको एज ए क्लॉक के तौर पर यूज़ कर रहा है। एक्सपेक्ट द ऑर्बिट टू बी हैव ए कांस्टेंट स्पीड, और वो ये चाह रहा है कि जो ऑर्बिट की स्पीड है वो क्या होगी, वो कांस्टेंट होगी। तो एन ऑब्जर्वर यूजिंग द IO, ऑब्जर्वर क्या है कर रहा है, वो यूज़ कर रहा है IO को, बल्कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ यूजिंग द ऑर्बिटल मोशन ऑफ IO, ऑर्बिटल मोशन जो है वो IO की यूज़ कर रहा है एज ए क्लॉक के तौर पर। और एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड एक्सपेक्टिंग दैट द ऑर्बिट will have a constant speed, ऑर्बिट जो है उसकी कांस्टेंट
स्पीड जो है वो होगी। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है वो जो ऑर्बिटल मोशन आई ओ को उसको यूज़ कर रहा है एज ए क्लॉक, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ऑर्बिट है आई ओ का जिसको वो यूज़ कर रहा है एज ए क्लॉक, इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ रिवॉल्व जो है वो कर रहा होगा। तो जो डेटा कलेक्ट किया गया मोर देन 1 ईयर, उसके लिए डेटा कलेक्ट किया गया और रोमर ने ऑब्ज़र्व किया कि जो यहाँ पर जो है सिस्टमेटिक वेरिएशन है इन द पीरियड ऑफ IO। 1 साल तक रोमर ने डेटा जो है वो कलेक्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रोमर collect the data for 1 year। 1 साल के लिए उसने डेटा जो है कलेक्ट किया और ही ऑब्जर्व्ड, और उसने ऑब्जर्व किया दैट देयर इज ए सिस्टमैटिक वेरिएशन in the period of IO। सिस्टमैटिक वेरिएशन है IO के पीरियड में, यानी कि वेरी कर रहा है IO का पीरियड जो है। तो उसने फाउंड किया उसने जो रिज़ल्ट निकाला या जो फाउंड किया, उसने फाउंड किया कि जब अर्थ जो है वो रिसीड करती है फ्रॉम जुपिटर, तो उस वक़्त हमारे पास लॉन्गर एवरेज होती है और देन शॉर्टर एवरेज। लेकिन जब वर्थ अप्रोच करती है जुपिटर के उसके मुकाबले में, ठीक है, तो उसकी ये ऑब्ज़र्वेशन थी, इसकी बेस के ऊपर उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारे पास पीरियड्स हैं, ठीक है, ही फाउंड दैट पीरियड्स, उसने ये फाउंड किया कि जो हमारे पास पीरियड्स हैं ये दीज वर लॉन्गर देन एवरेज, ये एवरेज के मुकाबले में लॉन्गर है व्हेन द अर्थ इज रिसीडिंग। ये रिसीड का मतलब है मूव अवे करना, इज रिसीडिंग फ्रॉम Jupiter and shorter than average when Earth approaching the Jupiter। ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या ऑब्जर्वेशन थी? रोमर ने जो 1 साल के लिए डेटा जो है वो कलेक्ट किया, तो उस डेटा को कलेक्ट करने की बुनियाद के ऊपर रोमर ने ये कहा कि एक सिस्टमैटिक वेरिएशन आई है IO के पीरियड में, यानी कि IO का पीरियड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा। ये कि IO क्या है कि ये मून है किसका, जुपिटर का, इसका पीरियड कांस्टेंट नहीं है, इसके अंदर वेरिएशन सिस्टमैटिक का मतलब होता है एक जैसी वेरिएशन जो है वो आ रही है। तो उसने ये फाउंड किया कि ये जो पीरियड्स हैं ये लॉन्गर हैं, ठीक है, लंबे हैं, ज़्यादा टाइम लगता है, वेरिएशन आ रही है ना, तो पीरियड लॉन्गर है जब जुपिटर जो है एवरेज से, जब जुपिटर जो है वो रिसीड करता है, यानी कि अवे मूव करता है अर्थ से,
लेकिन जब वो मूव करता है टुवर्ड्स द अर्थ तो ये पीरियड जो है ये शॉर्टर हो जाते हैं देन एवरेज। इसका मतलब है कि आईओ के पीरियड के अंदर वेरिएशन आ रही है, आईओ का पीरियड जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा। तो रोमर ने ऑब्जर्व किया कि ये वेरिएशन जो पीरियड के अंदर आ रही है टू द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर, ये चेंज कर रही है फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू द नेक्स्ट ऑब्जर्वर, यानी कि डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए जो डिस्टेंस है ये चेंज हो रहा है। तो जो रूमर्स डेटा था, हाइजन ने एस्टीमेट किया इसके डेटे से जो लोअर लिमिट थी फॉर द स्पीड ऑफ लाइट, और उसने कहा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये कितनी है, ये 3×10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी कि इसने जो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया, हाइजन्स ने जो ये डेटा इसने कैलकुलेट किया था, तो उसने कहा कि ये 2.3 2.3 की ताकत 8 जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेटेबल है और फाइनाइट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और वो फाइनाइट है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिट नहीं है। अब रोमर ने जो ऑब्जर्व की ये वेरिएशन, रोमर observed this variation, रोमर ने ये वेरिएशन ऑब्जर्व करी इन द पीरियड के अंदर टू द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ, जुपिटर और अर्थ के दरमियान। ठीक है जी, तो चेंजिंग फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू अनदर, एंड अदर, एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर तक चेंज अगर हम करें, ठीक है, तो उसने ये रोमन ने ऑब्जर्व किया कि वेरिएशन है इन द पीरियड टू द डिस्टेंस बिटवीन जुपिटर एंड अर्थ चेंजिंग फ्रॉम वन ऑब्जर्वर टू अनदर, यानी कि एक ऑब्जर्वर से दूसरे ऑब्जर्वर तक जगह हम इसको चेक करते हैं इस डिस्टेंस को, और इस डिस्टेंस के मुताबिक पीरियड को देखते हैं, तो वो पीरियड के अंदर जो है वो वेरिएशन आ रही है, वो पीरियड जो है वो एक जैसा नहीं रह रहा। तो रोमर का डेटा यूज़ करते हुए हाइजन ने यूजिंग द डेटा ऑफ रोमर हाइजन calculate the speed of light। तो उसने स्पीड ऑफ लाइट जो कैलकुलेट की और वो किसके बराबर थी, 3×2.3 की ताकत 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फाइनाइट है और कैलकुलेटेबल है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट स्पीड ऑफ लाइट इज फाइनाइट एंड कैलकुलेटेबल। ये फाइनाइट है और कैलकुलेटेबल, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इनफाइनाइट नहीं है। ये नहीं है कि हम स्पीड ऑफ लाइट जो है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट जो है ये कैलकुलेटेबल है और ये फाइनाइट है। और जो रोमर का डेटा था उसको यूज़ किया हाइजन ने
और ये हाइजेनिस को यूज़ करते हुए 2.3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड जो है वो वैल्यू कैलकुलेट। अब कल जो है वो हम फिजियो मेथड और फिर शॉक वेव्स जो है उनको स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।